लंबे अरसे के बाद इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ। पहुंचते ही आप लोगों ने फूलों की हार पहनाकर स्वागत किया है, शब्दों के माध्यम से आपने स्वागत किया है, लेकिन भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है कि स्वागत, अभिनंदन अथवा सलाम दुआ कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, जहां तक बालेश्वर का प्रश्न है, मैं बालेश्वर की ही बात क्या करूं, राजस्थान की मैं बात करता हूं। राजस्थान की मरुभूमि में एक से एक बढ़कर बहादुरों और रणबांकुरों ने जन्म लिया है। यह दुर्गादास राठौर की धरती है, यह महाराणा प्रताप की धरती है, वहीं भामा शाह की धरती है, वहीं पर अपना बलिदान देने वाली पन्ना धाई की धरती है। मैं जानता हूं 1971 की जंग में इस इलाके ने, भारत के रहने वाले भारतीय सेना के जवानों ने जो पराक्रम किया था, बहनों भाइयों की और राजस्थान की धरती नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की धरती उसकी साक्षी है। मैं भूल नहीं सकता मेजर कुलदीप सिंह शांतपुरी को, जिन्होंने लोंगोवाला की लड़ाई में एक नया इतिहास रच देने का काम किया था। इसी जोधापुर के जाबाज योद्धा हनुत सिंह जी, जिनसे आप अच्छी तरह परिचित होंगे, जिन्होंने बसंतर की लड़ाई में बहादुरी का परिचय देते हुए महावीर चक्र भी प्राप्त किया था। आज जिस शांति और सुरक्षा के माहौल में हम जी रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, उसके लिए देश में हमारी सेना ने, हमारे सुरक्षा बलों ने न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। और आज देश की सुरक्षा का माहौल जो बना है, उसमें सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो हमारे देश के सेना के जवानों का है, हमारे देश के सुरक्षा के जवानों का है। मैं अपने सेना के जवानों और साथ ही सुरक्षा के जवानों का भी इस मंच के माध्यम से अभिनंदन करना चाहता हूं। पिछले 9 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में आप लोगों ने जो पहले विश्वास व्यक्त करके सरकार बनाई थी, उस सरकार ने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, अच्छा किया है और अच्छा कर सकते थे, इसके बारे में सही फैसला यदि कोई कर सकता है तो मैं समझता हूं कि आपसे बेहतर और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, जिस समय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के रूप में सारे हिंदुस्तान में सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और उसको करके उन्होंने दिखा दिया है मेरे बहनों भाइयों। पहले भारत के बारे में सारी दुनिया में यह धारणा बनी हुई थी कि भारत तो एक कमजोर देश है, भारत यह गरीबों का देश है। लेकिन आज यह धारणा सारी दुनिया में बदल चुकी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को दुनिया को जिस गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए उस गंभीरतापूर्वक नहीं लेती थी। लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो मेरे बहनों भाइयों, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। करिश्माई काम किया है हमारी सरकार ने। यदि मैं कहूं कि सचमुच युगांतकारी परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने निभाई है तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। आर्थिक दृष्टि से भी देखें तो दुनिया में भारत कई देशों को पछाड़ कर आगे बढ़ चुका है और सारी दुनिया भी सच्चाई को मानने लगी है कि जो भारत आज के 9 साल पहले अर्थव्यवस्था के मामले में, यानी जो कुछ भी प्रतिवर्ष आप पैदा करते हैं श्रम के द्वारा, उससे जो कुछ प्राप्त होता है, उस धनराशि के बारे में यदि कहें, अब उसके लिए इकोनॉमी की साइज भी कहा जाता है, कुछ भी कहा जाता है, सहज रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाए यह मुझे बतलाना कठिन है। लेकिन
अर्थव्यवस्था के मामले में जो हमारा भारत आज के 9 वर्ष पहले दुनिया में 10वें और 11वें स्थान पर हुआ करता था, आज उस भारत ने जंप लेकर दुनिया के 5 देशों में आकर खड़ा हो गया है। दुनिया की बड़ी बड़ी जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं अब वह भी कहने लगी हैं, वह दिन दूर नहीं है कि 2027 आते आते भारतवर्ष की इकॉनमी की साइज, भारतवर्ष के अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया के टॉप 3 देशों में आ जाएगा। यानी एक चीन, एक अमेरिका होगा, एक चीन होगा और तीसरा यदि कोई देश इस दुनिया में होगा तो भारत होगा। यह हैसियत भारत को प्राप्त हुई है। यह हमारे लिए छोटी उपलब्धि नहीं है। गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, बेरोजगार नौजवान, महिलाओं का सम्मान, यही हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है मेरे बहनों भाइयों। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब से हमारे देश को आजादी हासिल हुई है, आजादी हासिल होने के बाद इन सब सारी अपनी प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने कदम उठाया है। चाहे आवास देना हो, झोपड़ी में रहने वाले लोगों को पक्का मकान मुहैया कराना हो, तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में प्रभावी तरीके से इस काम को यदि किसी ने किया है तो हमारे लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है मेरे बहनों भाइयों। कौन इस बात की चिंता करता था कि गरीब परिवारों की माताएं बहनें नित्य क्रिया के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता था, इसलिए उनके घर में भी शौचालय होना चाहिए। पहली बार इस आजाद भारत में किसी प्रधानमंत्री ने चिंता की इस बात की और घर घर में शौचालय बनवाने का काम किया, तो उस प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। हर घर में नल होना चाहिए, नल में जल पहुंचना चाहिए। राजस्थान में प्रत्यक्ष मैंने अपनी आंखों से देखा है कि माताएं बहनें किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर जाकर घड़े पर घड़ा रखकर पानी का वह पानी लेकर अपने घरों में आती थी। ऐसे हालात थे। हमारी सरकार का यह संकल्प है बहनों भाइयों कि आगामी 3 वर्षों के अंदर इस हिंदुस्तान का एक भी घर शेष नहीं बचेगा जिस घर में नल न पहुंच जाए और नल के माध्यम से लोगों को जल न मुहैया होने लगे। एक भी घर शेष नहीं बचेगा। यह करिश्माई काम हमारी सरकार ने किया है। भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा हुआ करता था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, आप सबको जानकारी है। उस सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे और ऐसे गंभीर आरोप लगे थे कि भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण मनमोहन सिंह जी की मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 9 वर्षों का समय गुजर गया है मेरे बहनों भाइयों। कोई मां का लाल चाहे भारत का रहने वाला हो अथवा दुनिया के किसी देश का, उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के किसी मंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। कोई उंगली उठाकर नहीं कह सकता। मैं यह दावा नहीं करना चाहता सारे हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार को हमारी सरकार ने समाप्त कर दिया है। भ्रष्टाचार को जड़मूल से समाप्त करना यह कोई आसान काम नहीं है। यह बहुत बड़ी चुनौती है मेरे बहनों भाइयों। लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने उस दृष्टि से भी प्रयास किया है, प्रयत्न किया है, भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश की है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे और राजीव गांधी जी ने एक बार ईमानदारी के साथ चिंता व्यक्त करते हुए यह कहा था, मैं राजीव गांधी जी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, चाहे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो मेरे बहनों भाइयों, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री यह व्यक्ति नहीं होता है, संस्था होता है। चाहे वह किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री क्यों न हो, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। सबका सम्मान करता हूं। लेकिन ईमानदारी पूर्वक राजीव गांधी जी ने अपनी चिंता व्यक्त की थी, लाचारी व्यक्त करते हुए कहा था, क्या करें, देश में भ्रष्टाचार इतना अधिक है कि मैं ऊपर से 100 पैसा भेजता हूं लेकिन लोगों की जेब तक पहुंचते पहुंचते वो बामुश्किल 15 पैसा पहुंच पाता है। 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने इसको भी चुनौती के रूप में स्वीकार किया। और मुझे मालूम है, जो पहली बैठक सरकार बनने के बाद हुई थी तो प्रधानमंत्री जी के साथ गृह मंत्री के रूप में मैं भी उस बैठक में मौजूद था। अधिकारी बैठे हुए थे।
वह कह रहे थे सबका जनधन खाता खोला जाना चाहिए और इस हिंदुस्तान में एक भी परिवार शेष नहीं बचना चाहिए जिसका बैंकों में खाता न खुल जाए। तो मैंने कान में पूछा प्रधानमंत्री जी से कि मोदी जी ये खाता इतनी जल्दी कैसे खुल जाएगा? खाता केवल खुल जाने से क्या हो जाएगा? कहें राजनाथ जी आगे इसका करिश्मा देखिएगा। बहनों भाइयों, सचमुच उसका हमने करिश्मा देखा है। राजीव गांधी जी ने जो मजबूरी व्यक्त की थी उस मजबूरी को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और आज आप देखते होंगे 100 पैसा यदि दिल्ली के बैंकों से चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है। मेरे बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से आपको देखने को मिला होगा। बहुत सारी माताओं बहनों को तरह तरह की योजनाओं के माध्यम से भी उनके खाते में पैसा पहुंच रहा है। इतना ही नहीं, आज डीबीटी के माध्यम से बराबर पैसे का हस्तांतरण एक स्थान, एक हाथ से दूसरे हाथ, तीसरे हाथ, चौथे हाथ लगातार हो रहा है। एक पैसा भी इधर उधर नहीं होने पाता है। यानी इस तरीके से भ्रष्टाचार को भी चुनौती के रूप में स्वीकार किया। हमारी सरकार का मानना है भ्रष्टाचार केवल भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार को समाप्त यदि करना है तो उसके लिए उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा और उसके लिए सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, व्यवस्था में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। मैं भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। कई ऐसे कदम यदि मैं आपको इसकी गणना कराना प्रारंभ कर दूं कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे। जो योजनाएं हमारी सरकार ने इस देश की जनता के कल्याण के लिए लागू की हैं, आप देश की जनता के लिए हमने जो किया है, आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है मेरे बहनों भाइयों, आपके ऊपर एहसान नहीं किया। यह हमारा फर्ज था। आपने अपनी मोहब्बत दी थी, उस मोहब्बत के एवज में हमें भी कुछ देना था देश के लिए, इसलिए हमने अपने फर्ज निभाया है। आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया। कोरोना का संकट था, मैं जानता हूं राजस्थान भी उससे बुरी तरह प्रभावित था। राजस्थान की बात छोड़िए, सारी दुनिया का हर देश उससे प्रभावित था। प्रारंभ में ऐसी स्थिति थी कि यहां वैक्सीन यानी टीका जो कोरोना के लिए लगाया जाता था वह कोरोना भी भारत में बनता नहीं था, यहां पर उपलब्ध नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया और यह फैसला किया, मैं इस कोरोना को भी चुनौती के रूप में स्वीकार करता हूं। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी कोरोना को चुनौती के रूप में आप स्वीकार करते हैं? कहां राजनाथ सिंह, मैं स्वीकार करता हूं। उन्होंने अपने देश के वैज्ञानिकों से स्वयं जाकर हैदराबाद में भेंट की और उन्होंने कहा भले ही कोरोना की दवा वैक्सीन यदि भारत में न बनती हो, लेकिन आप जैसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक इसे अपने हाथों से भारत की धरती पर बना सकते हैं, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। वैज्ञानिकों ने कहा कि हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और मेरे बहनों भाइयों, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना अपनी प्रयोगशाला में अपने तकनीक से और अपने हाथों से बनाना प्रारंभ कर दिया। और मैं दावे के साथ कहता हूं, और मेरी कोई बात गलत हो तो मैं प्रेस के दोस्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, उसे समाचार पत्रों में लिख दीजिएगा कि राजनाथ सिंह आए थे, गलत बोल कर गए हैं। क्योंकि आज तक जिंदगी में मैं झूठ बोलकर अथवा जनता की आंखों में धूल झोंक कर मैंने कभी राजनीति नहीं की है। मेरे बहनों भाइयों, राजनीति की है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। मैं यह कह रहा था कि भारत के अलावा दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां के हर नागरिक को वैक्सीन के 2 टीके अथवा 3 टीके न लग गए हों। आप सब जितने मौजूद हैं यहां, मैं दावे के साथ कहता हूं शायद ही कोई बचा होगा, नहीं तो कोई नहीं होगा जिसको कम से कम 2 अथवा 3 कोरोना की वैक्सीन न लग गई हो। मेरी बात सच हो तो हाथ उठाइएगा, गलत हो तो मत उठाइएगा। इवन अमेरिका, जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, अमेरिका में भी बहनों भाइयों जिनकी जनसंख्या बामुश्किल 30 करोड़ के आसपास की है और हमारी तो 135 करोड़ को भी क्रॉस कर रही है, वहां भी सबको 2 डोज 3 डोज नहीं लग पाया। लेकिन इस कोरोना की चुनौती को भी उन्होंने स्वीकार किया। और आपको आश्चर्य होगा, केवल भारतवासियों को ही हम लोगों ने वैक्सीन की 2 डोज 3 डोज नहीं लगाई है, बल्कि वैक्सीन हम लोगों ने दुनिया के 100 देशों को मुहैया कराया है। 100 से अधिक 120 देशों को मुहैया कराया है।
यह है आपका भारत आज का। इसीलिए मैंने याद दिलाया कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, इस देश नहीं मिटने दूंगा, इस देश को नहीं झुकने दूंगा। यह है आपका भारत। पहले जैसा भारत नहीं है। मैं भारत का गृह मंत्री था, उरी और पुलवामा की घटना हो गई बहनों भाइयों। मैं वह क्षण भूल नहीं सकता जब अपनी सुरक्षा के जवानों की अर्थी लेकर मैं अपने कंधे पर चल रहा था। आज भी याद आती है, उसका दर्द मुझे शालता है। वहां से लौटने के बाद प्रधानमंत्री जी के साथ हम 2-3 लोगों की बैठक हुई। मैं सचमुच मैंने देखा कि जिस हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारा सीना ऐसा वैसा नहीं है, हमारा सीना 56 इंच का है। 10 मिनट के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला कर लिया। 10 मिनट के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला कर लिया। और आपने देखा हमारे बहादुर सेना के जवानों ने इस पार से नहीं, जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। यह है हमारा आपका भारत। यह है हमारा आपका भारत। बहनों भाइयों, हमारे अब भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब ताकतवर भारत बन गया है। और हमने यह संदेश दे दिया है सर्जिकल स्ट्राइक से कि हम इस पार से भी मार सकते हैं, यदि जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के अंदर ताकत है। यह करके हम लोगों ने दिखाया है। कई ऐसे अवसर हैं, यदि मैं चर्चा करूं तो सचमुच आप सभी बहुत ही गौरवान्वित होंगे। आपने देखा होगा हमारा प्रधानमंत्री दुनिया के देशों में जाता है तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, उसका राष्ट्रपति कहता है, आकर उठकर पास आता है, गले से लगाता है। और राष्ट्रपति अमेरिका का मिस्टर जो बाइडेन कहते हैं कि मिस्टर मोदी, आप तो लोगों के बीच इतने पॉपुलर हो, ग्लोबली माने वैश्विक स्तर पर सारी दुनिया में इतने पॉपुलर हो कि आपका ऑटोग्राफ यानी आपका हस्ताक्षर, आपकी दस्तखत लेने की इच्छा होती है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति कहता है, आप सचमुच बास हो, बास हो। अब पापुआ न्यू गिनी का प्राइम मिनिस्टर या हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता है बहनों भाइयों, तो दोनों हाथों से पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करता है। यह है आपका हमारा भारत। बहनों भाइयों, केवल प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत नहीं है, यह हर भारतवासी का स्वागत है। हर भारतवासी का स्वागत है। हम सब भारतवर्ष के स्वाभिमानी लोग हैं। यह सब सारी जो घटनाएं हैं, हमको इसी रूप में लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं दुनिया के दूसरे देशों में जाकर, और यह सम्मान जो हासिल हो रहा है, पहले यह स्थिति मेरे बहनों भाइयों नहीं थी। बतलाइए, हमारे ऐसे पहले प्रधानमंत्री कि अमेरिका वहां की दोनों सदन, कांग्रेस के दोनों सदन यानी जो संसद होती है, कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। दूसरी बार, पहली बार तो कई लोगों ने किया, दूसरी बार किया। और ऑफिशियल विजिट थी, आमंत्रित किया था जो बाइडेन साहब ने अमेरिका ने, आइए 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 भारत के प्रधानमंत्री जी, आपका स्वागत है मोदी, आइए। कितना जोरदार स्वागत हुआ था, अपने टेलीविजन के पर्दे पर देखा होगा मेरे बहनों। यह भारत का स्वागत है, भारत की बढ़ती हुई ताकत का स्वागत है। यह कोई छोटी बात नहीं है। और आपने देखा होगा जो अमेरिका की संसद को, दोनों सदनों को संबोधित कर रहे थे, संसद को कांग्रेस कहते हैं, तो उस समय पूरे सांसदों ने 79 यानी 79 बार खड़े होकर तालियां बजाकर उसका स्वागत किया था। 79 बार तालियां बजाई थी और 15 बार खड़े होकर इसे स्टैंडिंग ओवेशन बोलते थे। यह आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया था। बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सब सारी जो घटनाएं विदेशों में होती हैं, क्या उससे आपका सीना चौड़ा नहीं होता है? मैं समझता हूं जो भी स्वाभिमानी होगा बहनों भाइयों, हर इंसान का सीना चौड़ा होगा, क्योंकि मैं सच्चाई को जानता हूं। मान, सम्मान, स्वाभिमान
यह मनुष्य के हृदय की सबसे बड़ी बलवती भावना होती है। मनुष्य जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट नहीं बर्दाश्त कर सकता है मेरे बहनों भाइयों। और यही स्वाभिमान की भावना थी। चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवॉल्वर की गोलियों से अपने अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवॉल्वर में अंतिम गोली शेष बची तो चंद्रशेखर आजाद को इस बात की चिंता सताने लगी, कहीं विदेशियों के रिवॉल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी चंद्रशेखर आजाद ने अपने रिवॉल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था। तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। अशफाक उल्लाह खां 21 साल की जवानी थी। मां कहती थी बेटा जवान हो गया है, बहुला बूढ़ी हो गई हूं, देखभाल करेगी, परवरिश करेगी। लेकिन अशफाक उल्लाह खां में के दिल में तो आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। मुस्कुराकर मां के आग्रह को टाल देता था। लेकिन अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में जब अशफाक उल्लाह को फांसी की सजा हो गई और फांसी के तख्त पर ले जाया गया तो मजिस्ट्रेट ने पूछा कि बोलो अशफाक उल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? तो उसने कहा मेरी मां तक जाकर यह संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाक उल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा क्या अशफाक उल्लाह, फांसी के तख्त पर खड़े होते ही तुम पागल हो गए हो, मानसिक संतुलन खो बैठे हो? कहां है वह लड़की जिसके साथ फांसी के तख्त पर खड़े होकर शादी रचाने जा रहे हो? बहादुर अशफाक उल्लाह खां ने, राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी अशफाक उल्लाह खां ने कहा है मजिस्ट्रेट, पागल मैं नहीं हो गया हूं, अंधे तुम हो गए हो। क्या तुझे दिखाई नहीं देता है मेरी आंखों के सामने जो यह फांसी का फंदा है वही हमारी महबूबा है, जिसे आज मैं अपने गले से लगाने जा रहा हूं, जिसके साथ अपनी निकाह रचाने जा रहा हूं। ऐसे राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी जवानों के कारण भारत आजाद हुआ है और ऐसी राष्ट्रीय स्वाभिमान के कारण हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है मेरे बहनों भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं, पहले आपने देखा होगा पार्टियां कहती बहुत कुछ थी, करती थी बामुश्किल 10%, 15%, 20%, 25%, अपने वादों को पूरा करती थी। लेकिन आप हमारा चुनावी घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिएगा, हमने जो कहा है वह किया है, और यदि न किया हो तो आप चिट्ठी लिख दीजिएगा। आप मुझे गाली भी देंगे तो उसका मैं स्वागत करूंगा। मैं कुछ 2-3 वादों की आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं। हम 1951 आजादी मिलने के 4 साल के बाद जो पहला चुनाव हुआ था, उस समय भी हम लोगों ने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो जम्मू कश्मीर, जिसे धारा 370 के तहत एक विशेष अधिकार प्राप्त है, हम उस जम्मू कश्मीर की धारा 370 को समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का वही दर्जा होगा जो कि हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा होगा। तो हर चुनाव में हम लिखते थे, हर चुनाव में लिखते थे। लोग ये कहते थे कि ये भाजपा वाले, ये जनसंघी लोग, ये देश की जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं, झूठ बोलते हैं। हर बार लिख देते हैं, कर नहीं पाते हैं। लेकिन आपने देखा बहनों भाइयों, जिस दिन संसद के दोनों सदनों में हमको बहुमत हासिल हो गया, चुटकी बजाकर हमने धारा 370 को समाप्त कर दिया और हिंदुस्तान के सभी राज्यों का वही दर्जा है जो जम्मू कश्मीर का दर्जा है। सारे वो समाप्त हो गए। हमने कहा था ना 84 से हम लोग लिखते चले आ रहे थे, जिस दिन हमको सरकार बन जाएगी, अब दोनों सदनों में ताकत मिल जाएगी, उस दिन अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। हमारे विरोधी कहते थे जब भी 84 के बाद चुनाव होता था, अरे भाई हर बार आप लिख देते हो, कब बनाओगे मंदिर, कब बनेगा? बहनों भाइयों, उनकी यह बात सचमुच हम सबको सालती थी। लेकिन आपने देखा आ गया वह समय,
24 जनवरी के बाद चले जाइएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वैसा भव्य इमारत, वैसी भव्य इमारत जैसी भगवान रामलला की अयोध्या में आपको देखने को मिलेगी, दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आप वहां दर्शन कर लेना। राम मंदिर तेजी से बन रहा है। 24 जनवरी के बाद सारी दुनिया के लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। कहा था ना, पूरा किया है। हम लोगों ने भी कहा था समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। बहनों भाइयों, हमारे विरोधी लोग इस पर हिंदू और मुसलमान का सवाल खड़ा करते हैं। क्या राजनीति समाज को बांटकर करनी चाहिए? क्या हम समाज को साथ लेकर, सारे देश को साथ लेकर राजनीति नहीं कर सकते? क्या कोई मुस्लिम है यदि अपनी कोई धार्मिक क्रिया करना चाहता है, क्या हम उसको नहीं होने देंगे? कोई ईसाई है यदि अपनी धर्म के अनुसार कुछ करना चाहता है, क्या हम उसको नहीं करने देंगे? यहूदी करना चाहता है नहीं करने देंगे? पारसी करना चाहता है नहीं करने देंगे? कभी हम लोगों ने प्रतिबंध नहीं लगाया। बहनों भाई, हम जो करने जा रहे हैं, जो बात संविधान के निर्माताओं ने नीति निर्देशक सिद्धांत में संविधान में लिखी है, उसी को लागू करने जा रहे हैं। हम उन्हीं के वचन को पूरा करने जा रहे हैं बहनों भाइयों, जो संविधान में दिया है। क्यों हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है? क्या उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे? क्या उस संविधान सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं थे? क्यों मोदी जी को लांछित किया जाता है? एक देश, एक विधान नहीं होना चाहिए, एक कानून देश में नहीं होना चाहिए। हां, इतनी बात मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, यह कोई कहे कि नहीं हमको यह आजादी मिल जानी चाहिए कि हम जितनी शादी करना चाहें करें, नहीं होगा भारत में। महिलाओं का सम्मान यह हमारी प्रतिबद्धता है। चाहे वह किसी जाति, किसी पंथ, किसी मजहब की मानने वाली महिला क्यों न हो। मेरी मां है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है। 3 तलाक बोलकर उसे कोई छुट्टी नहीं कर सकता। बहनों भाइयों, जिंदगी में मैंने कभी, मुस्लिम भाई भी जानते होंगे, सारा हिंदुस्तान का मुसलमान जानता है कि राजनाथ सिंह ने कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की है। राजनीति यदि की है तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति की है, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी। यह हमारी राजनीति के आधार है। क्या हम बुरा कर रहे हैं? हम माताओं बहनों को सम्मान दे रहे हैं, यही तो कर रहे हैं ना। और चूंकि हमने घोषणा पत्र में भी कहा था, संविधान निर्माताओं ने संविधान में यह बात कही है, क्यों विरोध किया जा रहा? बहनों भाइयों, भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि हमारे ऋषियों और मनीषियों ने पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश किसी देश की धरती से सारी दुनिया को गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत देश की धरती से सारी दुनिया को गया है। मेरे बहन, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। क्यों आपत्ति होती है इस पर? मैं आपसे पूछना चाहता हूं और मैं जवाब भी चाहूंगा। क्या इसे नहीं किया जाना चाहिए? किया जाना चाहिए तो तालियां बजा दीजिए जोरों से, तो मैं मान लूं कि किया जाना चाहिए। लेकिन बराबर हर चीज को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जाती है। बहनों भाइयों, ऐसे देश कम से कम हम लोग नहीं चलने देंगे। हर मामले में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा। मैं आ रहा था सड़क से, गजेंद्र सिंह जी शेखावत भी बगल में ही बैठे थे। मैं देख रहा था हम लोग की गाड़ियां गुजर रही थी, तो सारे बच्चे जगह जगह जहां भी खड़े थे, 2 भी बच्चे थे, 50 बच्चे थे, सब हाथ में मोबाइल लिए हुए, सब गाड़ियों की फोटो ले रहे थे। जहां जाते हैं यही जानते हैं, यह मोबाइल पहले हम दुनिया के 90% दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते हैं। आज मालूम है चीन के बाद दुनिया में सबसे अधिक मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग करने वाला कोई देश बन गया है
तो हमारा और आपका देश भारत बन गया है मेरे बहनों भाई। यह स्थिति बन गई। यह है भारत। हर मामले में तेजी के साथ भारत बढ़ रहा है। रक्षा, डिफेंस, जिसका मैं रक्षा मंत्री हूं, मेरे बहनों भाइयों, पहले तोप, गोले, बंदूक, गोली, मिसाइल, हर चीज बाहर से मंगाओ, बाहर से मंगाओ, बाहर से मंगाओ, बनती ही नहीं थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2014 के पहले केवल 900 करोड़, इतने वैज्ञानिक, इतनी बड़ी बड़ी डिफेंस की इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बनता क्या था? जो बनता था उसमें दुनिया के छोटे मोटे गरीब देश 900 करोड़ रुपया का सामान ले जाते थे। 6, 7, 8 वर्षों के अंदर वह करिश्मा हो गया कि आज हम बहुत सारे रक्षा से संबंधित सामान, तोप, गोले, बारूद, एमिनिशंस, मिसाइल, ठीक है, कुछ लोगों से टेक्नोलॉजी हम बाहर से भी ले रहे हैं, लेकिन भारत में बना रहे हैं। आप जैसे भारत के नौजवानों के हाथों से बना रहे हैं, और केवल भारत के लिए नहीं बना रहे हैं, सारी दुनिया के लिए बना रहे हैं मेरे बहनों भाइयों। और 16,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है। 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट अभी इस साल किया है। मैं रक्षा मंत्री होने के नाते बतला रहा हूं। और तुरंत आप सुनेंगे कुछ ही महीनों के बाद हमारा ये रिकॉर्ड 20,000 करोड़ पहुंच जाएगा। एक साल, 1.5 साल, 2 साल बीतेगा तो हमारे प्रधानमंत्री ने टारगेट तय किया है, कहा राजनाथ जी इसको 35,000, 40,000 करोड़ ले जाइए। और हम तो चाहते हैं 2047 आते, यानी आजादी के 100 वर्ष पूरा होते होते भारत की वह हैसियत बन जाए कि डिफेंस से मामले संबंधित जितने भी मामले हैं, जितने भी हथियार, गोले, बम, तोप, मिसाइल हों, सर्वाधिक यदि कहीं से एक्सपोर्ट किए जाने चाहिए तो भारत से एक्सपोर्ट किए जाने चाहिए सारी दुनिया को। हम लोगों की यह कोशिश है। बहनों भाइयों, आप सबके समर्थन की आवश्यकता है। अब देखिए, अब यूक्रेन, रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो सुना होगा ना आप लोगों ने कि 1 साल से अधिक समय हो गया। सुना है कि नहीं? जरा हाथ उठाइए, सुना है कि नहीं? अब मैं बतलाऊं, पता नहीं बालेश्वर के लोग, उसमें कोई बच्चा वहां पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था, तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जब लड़ाई चलने लगी और रूस से धनाधन मिसाइल, गोले, तो जब यूक्रेन पर जब बरसने लगे, तो यूक्रेन में हमारे लगभग हजारों बच्चे पढ़ते थे। उनके माता पिता जो भारत में थे, वह कहते थे मोदी जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमारे बच्चे को आप यूक्रेन से बाहर निकालिए। दुनिया के हर देश के लोग अपने अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से कहते थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का कलेजा देखिए, हमारे प्रधानमंत्री का कद देखिए मेरे बहनों भाइयों। उन्होंने अपने देशवासियों के दर्द को समझा और टेलीफोन मिलाया रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन को। उन्होंने कहा, पुतिन साहब, मैं अपने भारत के बच्चों को यूक्रेन से निकालना चाहता हूं, यूक्रेन पर बमबारी कुछ समय के लिए बंद कीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से कहा, बाइडेन साहब, इसमें आपकी हमको मदद चाहिए, बमबारी कुछ समय के लिए यूक्रेन में रुकनी चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को वहां से निकाल सकें। और वहां के यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की को भी टेलीफोन उठाकर कहा, मिस्टर जेलेंस्की, एक भी तोप कुछ समय के लिए नहीं निकालेंगे। 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया। 27,000 बच्चे हमारे भारत आ गए मेरे बहनों भाइयों। यह है हमारा भारत, यह है हमारा भारत। विकास तो कितनी तेजी के साथ हो रहा है, उसकी बात तो सभी लोगों ने की होगी, बताया होगा। सड़क, सबसे पहले मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में सड़क परिवहन मंत्री था। उसमें सब था, वाटरवेज था, जल मार्ग से जो जाता है, सब था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सिलसिला प्रारंभ किया था। उस समय से चौड़ी चौड़ी सड़कें हिंदुस्तान में बनने लगी। फिर बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई, तो जानते हैं कांग्रेस की सरकार में प्रतिदिन 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर सड़कें बनती थी। 11 से ज्यादा एक समय लिमिट पहुंच गई थी, तो 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर प्रतिदिन। लेकिन आज अब मैं बताऊं, प्रतिदिन नेशनल हाईवे हमारे भारत में कितनी बन रही है? 38 से लेकर 40 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे भारत में बन रही है। यह है भारत, यह है भारत। तो भारत की यह हैसियत बनी है सारी दुनिया में मेरे बहनों भाइयों। और मैं इतना आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जो हम कहेंगे वह करेंगे। भारत की राजनीति में नेताओं की कथनी और करनी के अंतर के कारण जो विश्वास का संकट पैदा हुआ है, हुआ था,
उस विश्वास के संकट को हम लोगों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। हम इस विश्वास के संकट को समाप्त करेंगे, जो कहेंगे वह करेंगे। यही हमारा चरित्र है। बातें बहुत सारी हैं, यदि मैं पूरा भाषण यदि करता रहूं तो लंबा समय लग जाएगा। राजस्थान में आप लोग ठीक ठाक हैं कि नहीं हैं? भैया आप बतलाओ, जो किनारे खड़े हैं राजस्थान में सब ठीक ठाक हैं नहीं हैं? अरे नहीं, पीछे के लोग ठीक हैं कि नहीं? बीच के लोग आप लोग ठीक हैं कि नहीं? और भाई मीडिया के लोगों देखिए क्या हाल है, इधर इधर देखिए या दाहिनी तरफ देखिए, नहीं है। भ्रष्टाचार तो बिल्कुल नहीं है ना? नहीं। बिजली गायब? अरे राम, तब तो बड़ी तकलीफ होती होगी। मैं समझ गया बिजली नहीं रहती है तो क्या तकलीफ होती होगी। घर में जाते होंगे तो घरवाली को पहचानना भी कठिन हो जाता होगा। नहीं नहीं, बिजली न होने का दर्द हम लोगों ने भी झेला है, जानते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था तो चुस्त दुरुस्त होगी, वो भी नहीं है। प्रेस के मित्रों देख लीजिए, अभी नहीं है। यहां पर तो कोई बेमनस्य तो नहीं है ना, कोई जाके किसी के यहां घुसकर चटपट चाकुओं से मार के घायल कर दे, मर जाए। होता है? हाँ, किसी ने मुझे बतलाया था, सुना था, बड़ी दर्दनाक घटना घटित हुई थी उदयपुर की। क्या बहनों भाइयों, ऐसी सरकार चाहिए? क्या ऐसी सरकार यदि आपकी नीयत और ईमान को खरीदने की कोशिश करे चंद सिक्कों के आधार पर, तो क्या आप अपनी नीयत और ईमान को आप बिकने देंगे? मुझे बतलाया गया है कि अब अंतिम साल आ गया है तो कांग्रेस की सरकार यहां बख्शीश दे रही है, कह रही है चिंता मत करो भाजपा वालों, हमने अब इतना देना शुरू कर दिया है कि लोगों को खरीद लेंगे। क्या हमारे राजस्थान के बहादुरों को किसी मां के लाल में वह हिम्मत है कि खरीद सकता है? बहनों भाइयों, चाहे जो कुछ भी हो, जमीर नहीं बेचेंगे। इस संकल्प के साथ हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि हमारी सरकार बहुत ही एकदम बिल्कुल कुछ भी नहीं था, लेकिन भ्रष्टाचार को हम लोग किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। अपनी सरकार का भी कोई यदि मंत्री भ्रष्टाचार में पाया जाएगा तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, उसका स्थान उसका घर नहीं होगा, सरकार की जेल होगी। मेरे बहनों भाइयों, ये क्या कर रहे हैं लोग? राजस्थान ये वीरों की धरती है, पराक्रमियों की धरती है। मैं कहता हूं, राणा, यदि राजस्थान की पहचान किसी को जानना हो तो राणा की शक्ति, मीरा की भक्ति, पन्नाधाय की उक्ति और भामाशाह की संपत्ति, इस रूप में हम पूरे इस राजस्थान को समझ सकते हैं। हर वर्ग में यहां पर त्याग करने वाले, समर्पण करने वाले, और जब राष्ट्र का सवाल हो तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले। बहनों भाइयों, पन्नाधाय की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए मैं उदयपुर आया था, भूल नहीं सकता। पता नहीं यहां के पाठ्य पुस्तकों में पन्नाधाय के बारे में पढ़ाया जाता कि नहीं पढ़ाया जाता? पढ़ाया जाता कि नहीं पढ़ाया जाता? नहीं पढ़ाया जाता। शेखावत जी, हमारे सतीश पूनिया जी, आप सब लोग हैं, सीपी सिंह जी, आप आए? अकबर महान पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन अपनी सरकार बननी चाहिए। राजन जी, शेखावत जी, आप मंत्री हैं, आप भी अध्यक्ष रह चुके हैं। पूनिया जी, पन्नाधाय को जरूर यहां के पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाना चाहिए। पन्नाधाय को जरूर पढ़ाया जाना। मैं जानता हूं महाराणा प्रताप के बारे में सब लोग जानते हैं। एक से एक वीर हुए हैं, एक से एक लोग हुए हैं। और सचमुच आप देखिए, भारत की ताकत भी यदि दुनिया के नजरों में उभर कर आई है तो कब आई है? जब यही पोखरण में 1998 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण कराया था। और
मेरे बहनों भाइयों, परमाणु संपन्न देश बन गया उस समय, न्यूक्लियर पावर, परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया हमारा भारत, न्यूक्लियर पावर बन गया सारी दुनिया में। भारत फिर कमजोर भारत नहीं रहा, लोग मानने लगे ऐसा नहीं है कि जो चाहे छेड़ दे, भारत के पास भी है न्यूक्लियर बम। यह हैसियत हमारी बन गई थी। ऐसा हमारा यह भारत है। इसलिए मैं बहनों भाइयों, यदि मैं अब नहीं जाऊंगा, मैं सोच रहा हूं, हमारे पास मसाला बहुत है बोलने को, लेकिन मैं ज्यादा बोलूंगा तो मेरा उड़न खटोला यहां से उड़ नहीं पाएगा। उड़न खटोला आ गया कि नहीं? मेरा आ गया तो फिर जा नहीं पाऊंगा और फिर आप लोगों के यहां रुकना पड़ेगा। राजस्थान के लोगों के बीच रुकने में कोई आपत्ति नहीं है, अच्छा लगता है, लेकिन कल भी कार्यक्रम लगे हैं, जाना है। इसलिए आप सबका स्नेह चाहिए, आप सबकी मोहब्बत चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए। आपके सांसद हैं गजन सिंह जी शेखावत। मैं जानता हूं घर की मुर्गी साग बराबर होता है कि नहीं होता? नहीं, आप लोग साग बराबर नहीं मानते उनको? बढ़िया है तो बढ़िया है, तो या ताली बजाइए तो मान लो बढ़िया है। वाह भाई गजन सिंह जी, अरे आपका तो टेम्पो हाई है। अब ऐसा है कि भारत की संसद में भी गजन सिंह शेखावत बहुत ही अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, प्रभावी तरीके से बोलते हैं। अब आप कहेंगे क्या गजन सिंह जी की कन्वेंसिंग करने आए थे? ना, अभी कन्वेंसिंग करने आऊंगा, फिर आऊंगा। और मैं जानता हूं, यदि आऊंगा तो आप लोग झोली भर देंगे मेरे बहनों भाइयों, आप भर देंगे, मैं पूरा विश्वास है। और नहीं आऊंगा तब भी भर देंगे। तो मैं चलूं अब? नहीं, अब मैं जा नहीं पाऊंगा। मैंने इन्होंने दिया है केंद्रीय विद्यालय के बारे में। मैं शिक्षा मंत्री शेखावत जी, आप या धर्मेंद्र प्रधान जी से बात करिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को मैं भी कह दूंगा केंद्रीय विद्यालय को। अच्छा, गजन सिंह जी ने यह बतलाया कि ऑलरेडी स्वीकृत हो गया है। ऑलरेडी स्वीकृत हो गया। अरे भैया कह रहे हैं ना हो गया यार, क्या ऐसा करो तो आप लोग कहिए। तो चलें, बोलिए भारत माता की, भारत माता की।